तो जिसका डर था वही बात हो गई। शायद ओवर कॉन्फिडेंस ने भारतीय बल्लेबाजों के डिफेंस को पीछे धकेल दिया है। श्रीलंका की पिच पर 2 टेस्ट में केवल 4 विकेट ले पाने वाले एजाज पटेल ने वानखेड़े में पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप के पत्ते खोल दिए। हाँ, आप में से बहुत से लोग अति आशावादी बनकर के बोलेंगे कि एक ही सीरीज तो हारे हैं, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन संस्कृत में कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयित। आज आपको हमको टीम की आलोचना करनी ही पड़ेगी। ये हम ही लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना करके मजे लेते हैं। आज हमें खुद के गिरेबान में देखने की जरूरत है कि हमारी बैटिंग तकनीकी, हमारा एटीट्यूड पाकिस्तान से कहीं पीछे है। यह हार चुभेगी और चुभनी भी चाहिए। इसके लिए विराट और रोहित तो कसूरवार हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कोचिंग स्टाफ की। आइए जानते हैं भारत की हार की वजहें और उसके मायने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। भारत को उस न्यूजीलैंड ने भारत में ही 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है, जो 3 हफ्ते पहले श्रीलंका से खुद क्लीन स्वीप होकर के आई थी। इससे पहले के मिसमैच की बात करें, आइए जान लेते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स जो हम चाहते थे कि ये नहीं बने। पहला, ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत 3 टेस्ट मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ है और 1983 के बाद भारत पहली बार अपनी जमीन पर 3 टेस्ट हारा है। दूसरा, 1987 में पाकिस्तान से बैंगलोर टेस्ट हारने के बाद आज ऐसा मौका आया है जब भारत 200 या उससे कम का टारगेट अचीव नहीं कर सका। तीसरी बात, यह दूसरा सबसे कम टारगेट है जिसे भारत हासिल नहीं कर पाया है। इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ ब्रिस्टॉन में हम 120 रन नहीं बना पाए थे। चौथा, 1969 के बाद पहली बार भारत एक साल में 4 होम टेस्ट हारा है और नवाब पटौदी के बाद रोहित दूसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं जो घर में 5 टेस्ट हार चुके हैं। पांचवा, 43 बॉल्स में भारत का 5वां विकेट गिरा, जो कि 1998 के बाद पहली बार हुआ है। छठा, 10 घरेलू टेस्ट की पारियों में रोहित की औसत 13.3 की है, जो नासिर हुसैन के 10.20 के बाद सबसे खराब है। ये तो रहे वो रिकॉर्ड्स जो ना चाहते हुए भी भारत के नाम हमेशा के लिए हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि क्या कमियां रही जो हम ये टेस्ट मैच के साथ साथ पूरी सीरीज हार गए। सबसे बड़ी वजह है सीनियर बैट्समैन की कैजुअल अप्रोच। रोहित और विराट बिना रेड बॉल प्रैक्टिस के सीधे पहले बांग्लादेश के खिलाफ उतरे और फिर यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ। अपनी डिफेंसिव टेक्निक की नाकामी छिपाने को रोहित ने इंटेंट का नाम दिया है। स्पिन वाली पिच पर वो पेसर से आउट हो जा रहे हैं, न फुटवर्क है न टाइमिंग। बाकी उनके आईपीएल फैंस यही कहते रहते हैं कि उनका खेल ही वैसा है। जी नहीं, रोहित टेस्ट के प्लेयर कभी थे ही नहीं। उनका सेना में रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। रोहित कोई सहवाग नहीं है जो अच्छी गेंद को कायदे से डिफेंड करे। आप लोग खुद देखिए रोहित का डिसमिसल पैटर्न, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस सीरीज के 6 पारियों में उन्होंने 15 की औसत से 90 रन बनाए और 6 में से 4 बार वो फास्ट बॉलर के हाथों आउट हुए हैं। रही बात विराट की, तो इन 6 पारियों में उन्होंने 93 रन किए हैं। 4 पारियों में उनका स्कोर 10 से नीचे रहा है। ट्रांजिशन का फेज आने वाला है, लेकिन ऐसे में दोनों का खेल चिंता का सबब बना हुआ है। दोनों भले ही बीजीटी में 500 बना दे, लेकिन अपने घर में अपनी ही बनाई पिच पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट होना आपके स्टेटस को सूट नहीं करता है। रोहित की कप्तानी भी सवालों के घेरे में आती है, जिसे उन्होंने खुद स्वीकार किया है। जब आपको पता है डरल मिचेल स्पिन अच्छी खेल लेता है, उसके बाद भी आप अपनी फील्ड खोल करके उसको सिंगल डबल बनाने देते हो। और दूसरी बात, जब 150 पर आउट हो गए थे तो मैट हेनरी के लिए अटैकिंग फील्ड की बजाय आपने फिर से 6-7 खिलाड़ी बाउंड्री पर डाल दिए। पहली पारी में अगर नाइट वॉचमैन को भेजना ही था तो आकाशदीप की जगह सिराज को भेजने की वजह क्या थी। इसके बाद अब तोपों का रुख मुड़ता है सरफराज की तरफ। देखिए, इस सीरीज में उनके 171 रन है, ठीक है। अब इसमें से 150 हटाई, यानी कि 5 पारी और 21 रन। आउट होने का तरीका बहुत ही ज्यादा कैजुअल। जब आपको पता है कि डीप स्क्वायर लेग लगाया हुआ है तो भी आप स्लॉग स्वीप के लिए जाते हैं। वजह साफ थी, आपको बॉल की पिच को कवर करना था। दोस्तों, आप लोग राहुल के डिसमिसल को देखेंगे तो पाएंगे कि उनको ऐसी गेंदें पड़ी जहां उनका आउट होना बनता है, लेकिन 6 में से 4 पारियों में सरफराज बेहद ही मामूली गेंद पर आउट हुए हैं। उसके अलावा आप शुभमन का विकेट ले लीजिए, वार्म बॉल को पढ़ ही नहीं पाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। पहली पारी में भी उनके कैच ड्रॉप हुए थे और दूसरी पारी में वो बॉल लीव करके चले गए और बॉल जा लगी स्टंप्स पर। देखिए, आप लोग निराश होंगे, हम भी हैं। इस पूरी सीरीज में केवल एक खिलाड़ी पर आप बेवजह निशाना नहीं लगा सकते हैं और वो है ऋषभ पंत। खास करके कल देख करके लग रहा था कि वही सच में मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग क्लास दिखाती है कि इंटेंट क्या होता है। हर बॉल पर बल्ला घुमाना बेवकूफी है। पंत ने अच्छे डिफेंसिव शॉट्स भी दिखाए हैं। आज से 15 साल पहले तक जिस भी प्लेयर को लगता था कि उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, वो जा करके डोमेस्टिक यहाँ तक कि क्लब मैचेस भी खेला करता था ताकि रन बन सके। लेकिन आज जो हुआ, आज नहीं, ये तो पिछले 2 या 3 साल से हो रहा है। आपके लिए गिल, विराट, जडेजा, अक्षर या अश्विन रन बनाते आ रहे थे और आप जीतते आ रहे थे। जब एक दिन ये सब फ्लॉप हुए तो आप एक्सपोज हो गए। एजाज पटेल भारतीय बैटिंग लाइनअप को देखते हुए कोई खास स्पिनर नहीं लगते थे, लेकिन हमने, जी हाँ दोस्तों, हमने पुण्य कमाने के लिए एजाज को महान स्पिनर बना लिया है। ये बैटिंग तकनीकी, ये टेम्परामेंट, ये अप्रोच अगर शेन वार्ड या मुरलीधरन के सामने होती तो हम 121 पर नहीं 70 या 80 पर निपट चुके होते। जो लोग सचिन को विराट से कम आंकते हैं उनके लिए बताते चले कि 37 साल की एज में सचिन ने 9 टेस्ट की 13 पारी में 90 की औसत से 1000 रन बनाए थे, जिनमें 3 अर्धशतक, 5 शतक, 1 दोहरा शतक शामिल था। लेकिन सचिन ने इसके लिए भी रणजी मैचेस खेले थे ताकि थोड़ा और अच्छा खेल पाए। इसे कहते हैं खेल को खुद से ऊपर रखना। लेकिन आज की जनरेशन आईपीएल की अप्रोच टेस्ट में भी लेकर चलती है और जवाब होता है या तो बेसबॉल या तो वो सहभागी तो ऐसे ही खेलता था। अब इनको क्या ही जवाब दे पाएंगे आप लोग, खुद ही बताइए।
चलिए अब जरा कोचिंग स्टाफ की तरफ मुड़ते हैं। आज कोई 97 के पीछे नहीं छिपेगा, आज कोई गाबा नहीं जाएगा, आज हिसाब यही होगा। गंभीर साहब ने किस 4 डे डोमेस्टिक टीम की कोचिंग की, जरा बताइए। वो आईपीएल में भी एज ए मेंटर सर्विस दे रहे थे, लेकिन आपने उनको उठा के सीधा नेशनल टीम का हेड कोच बना दिया, जबकि ये जगह वीवीएस लक्ष्मण डिजर्व करते थे। गंभीर ने भी आते ही कोलकाता का पूरा स्टाफ यहीं बिठा दिया। स्पिन पिच पर आपके बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल हैं, स्पिन का अगेंस्ट बैटिंग कोच रेयान डेस कोते हैं। अजहर के खुद के तकनीक देखना भी कभी यूट्यूब पर, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या भर्ती किया हुआ है। गंभीर ने भी टेस्ट में आके बोला था ना कि एक दिन में हम लोग 400 बना सकते हैं और 2 दिन रुक कर ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये सब शायद झूठ था, लेकिन ड्रॉ करने का मौका आपने दूसरे टेस्ट में खो दिया और जीतने का मौका तीसरे टेस्ट में। अक्षर को क्यों बिठाया, अचानक से क्यों सुंदर को लाना पड़ गया? केएल को हम बैक करेंगे बोल करके उसको बाहर बैठा दिया। बुमराह की जगह हर्षित को आना चाहिए था, वहां पर आउट ऑफ फॉर्म सिराज को खिला लिया। आपको अपने प्राइम बैटर पर भरोसा नहीं था, इसलिए आपने नंबर 9 तक बैटिंग खिला दी, जो आज एक्सपोज हो गई। 121 में से 64 पंत के हैं, 12 एक्स्ट्रा है, यानी कि 10 बल्लेबाजों ने मिलकर 45 बनाए। 8 ने तो 10 का आंकड़ा भी नहीं छुआ है, वो भी तब जब आपके सामने 2 दिन पड़े थे और टारगेट था 147। अब इससे ज्यादा टर्न वाली चेन्नई की पिच पर 5वें दिन भारत ने 387 चेज कर लिए थे, क्योंकि हम तब इसमें खेलना जानते थे। हमारा अभी का हाल कहीं पाकिस्तान सा ना हो जाए कि कई फ्लैट ट्रैक बनाने पड़े और ड्रॉ पर ड्रॉ होने लगे। हैरानी की बात यह है कि सीरीज में बुमराह भी बेबसी दिखे। न्यूजीलैंड ने भारत को उन सभी 5 मैचों में हराया है जिनमें बुमराह खेले, यानी कि भारत की पिच न हमारे फास्ट बॉलर को समझ में आती है न बैट्समैन को, बस स्पिनर का स्वर्ग बना हुआ है जो हमें खुद खेलनी ही नहीं आती है। इस सीरीज की हार से अब हमें ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट जीतकर 1 टेस्ट ड्रॉ करवाना होगा, अगर WTC फाइनल खेलना है तो, जो कि फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। आज तक 2 से ज्यादा मैच वहां जीते ही नहीं है, 4 तो दूर की बात है। ऊपर से स्क्वाड इतनी जल्दी अनाउंस किया कि वही खिलाड़ी इस तीसरे मैच में भी खेले और बुरी तरह से नाकाम रहे। अब हमें भी इस पहेली पर निर्भर रहना होगा कि ये उसको हरा दें, ये उससे जीत जाएं, यहाँ बारिश हो जाए, वहाँ भूकंप आ जाए, वहाँ पर धरती फट जाए, तो फिर यही सब करना बाकी रह गया है। बाकी आप लोग बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।